हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड कम स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी जीए इलेक्ट्रिकल का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हमने कल ही एक सेशन लिया था जिसमें हमने एसएससी जीए के जो 10 दिसंबर 2020 को क्वेश्चंस पूछे गए थे 100 टेक्निकल क्वेश्चंस, उसके जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस कर लिए एज इट इज। ठीक है, उसी के साथ में हम लोग आज के सेशन में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करने वाला है। कंप्लीट 50 क्वेश्चंस को हम लोग आज के सेशन में विद देयर कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करने वाली है। आपके आने वाले एग्जामिनेशन एसएससी जेईई के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। देखिए, मैं बता दूं, इस पेपर्स को एनालाइज करना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है सो दैट आपको पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप की जो आपकी रिविजन है वो आपको करनी होगी। ठीक है, इसी स्ट्रेटेजी से आपका जो एसएससी जेईई का पेपर वन है जो आपका क्लियर हो सकता है। ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेशन, और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स आपको मैं डिफरेंट रहते हैं पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको एक बात बताना दूँ, यूपीपीसीएल जेईई और एसएससी जेईई के लिए हमने जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस का एक हमारा सेकंड नंबर का सेशन ऑलरेडी हमने हमारे नॉन टेक्निकल चैनल कोचिफाई पे अपलोड करा दिया है। देखिए, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट है जो यूपीपीसीएल जेईई में जो आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी जेईई में जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न पे आधारित हमने एक जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन है वो हमने इस पेपर में डिस्कस किए। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पे आई बटन पे इसको क्लिक करके जाके देखना होगा, या फिर इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, जाके देखिएगा जरूर। और साथ साथ बताओ, देखिए यहाँ पे हमने एक स्क्रीनशॉट मेंशन कर दिया, ये हमारा फर्स्ट सेशन था, इसमें हमने पहले जो 50 क्वेश्चन थे ये भी हमने कवर करे। जस्ट रिसेंट सेशन है हमारा, ये भी चैनल पे जाके देखना होगा। 10 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, ये आपको हमने यहाँ पे डिस्कस कराया है। ठीक है, और साथ साथ बता दूँ, अगर आपको प्रीवियस पेपर्स के अगर सेशन नहीं दिख रहे होंगे तो यहाँ पे 26 सितंबर आफ्टरनून शिफ्ट, 26 सितंबर 2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, 2018 का 23 जनवरी का जो ऐसे 3 पेपर्स है ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है, और ये 29 अक्टूबर 2020 का जो लेटेस्ट पेपर है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं मार्क करके कहता हूँ स्टार, ये इंपॉर्टेंट सेशन है, ये भी अभी हमने रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले अपलोड करा है। 50 इस टाइप के सेशन में हमने पार्ट वाइज करके पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इस तरीके से हम लोग सेशन कंप्लीटली कवर करिए। ये 4 पेपर सेट है कंप्लीटली, आज का मिला तो आपके टोटल 5 पेपर सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस पेपर सेट्स को आपको देख के जाना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में रिपीटेटिव पूछे जा रहे हैं एसएससी जेईई में। ठीक है, तो ये सेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए उस पर जाके क्लिक करके उसको देखना होगा। ठीक है, आपको तो पता ही होगा एसएससी जेईई एग्जामिनेशन का पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस रहते हैं आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, ऐसे 200 क्वेश्चन कंप्लीटली 200 मार्क्स के लिए आपको 2 घंटे के टाइम में आपको सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बेस में रहती है। तो चलिए हम लोग अपने हमारे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इज नोन एज। देखिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रहता है इन एनी एलिमेंट इज नोन एज करंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर कहते हैं। करंट को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी एलिमेंट। ठीक, मान लो एक रेजिस्टेंस है, इसमें से जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसी रेट को, दैट मीन्स पर टाइम कितना वो चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर यूनिट टाइम जिसमें हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। डीजल इंजन पावर प्लांट हैज अ 1 700 किलोवाट एंड 2 500 किलोवाट जनरेटिंग यूनिट्स। एक डीजल जनरेशन प्लांट है हमारे पास, जिसमें एक जो है हमारा 700 किलोवाट का है दूसरा, और 2 है हमारे पास 500 किलोवाट के जनरेटिंग यूनिट। फ्यूल कंजम्पशन कितना है, 0.25 kg पर किलोवाट आवर का है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस्टिमेट द फ्यूल ऑयल रिक्वायर्ड फॉर अ डे इफ द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 40%। अगर हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 40% है तो हमें फ्यूल ऑयल रिक्वायर्ड कितना लगेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ये रेशियो रहता है हमारा एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस टू द मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो आपके पास रेटिंग क्या है, देखिए, एक जो है हमारे पास, एक है हमारे पास 700 किलोवाट का है, करेक्ट, और 2 है हमारे पास 500 किलोवाट के। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ओके, फ्यूल कंजम्पशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास मेंशन है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है 40%, जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे 0.4 में। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना हो जाएगा। ठीक है, 500 प्लस, देखिए 2 500 के तो प्लस 700 किलोवाट, इस तरीके से इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाएगी हमारे पास 1700, नॉट अ 12, इट इज 17। ये तो आ गया हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी। अब मैक्सिमम एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग,
इसको अगर हम लोग एक दिन के अंदर, अगर हम लोग दिन की बात करते तो कितने 24 आवर्स रहते हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, 17 और 24 से मल्टीप्लाई करके 0 आगे लगा देना है, ठीक है। 40800 ये हो जाएगा किलो वाट आवर, ठीक है। ये हमने एक 24 आवर्स के अंदर प्रोड्यूस कर दी है। ये हम लोग मैक्सिमम जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते 40,800 किलोवाट आवर, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे नहीं कर फाइंड आउट कर पाएंगे, इसीलिए तो ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर यहाँ पे दिया गया है, यही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस इन अ डे। ये हो गया हमारी मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस इन अ डे 40800। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना है हमारे पास, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 40800, ठीक है। इसको 2/5 से भी आप डिवाइड कर देते हो तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 16320 किलोवाट आवर। तो ये हो गया हमारी एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस, ओके। तो फ्यूल ऑयल रिक्वायर्ड कितना रहेगा, जितना फ्यूल कंजम्पशन और जितने यहाँ पे जो हमारे पास एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे उससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हमारे पास 0.25 kg पर किलोवाट आ रहा है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हम लोग इसको 0.25 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 0.25 तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 4080 किलोग्राम, ठीक है। 4080 किलोग्राम आपको फ्यूल ऑयल रिक्वायर्ड रहेगा फॉर पर डे, ठीक है। अगर हमारा प्लांट कैपेसिटी 40% है। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए, इसलिए आपको ये सेशन आपको इस तरीके से वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हो गए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा एसएससी का प्रीवियस ईयर पैटर्न में ही वो फॉलो करता है, इसलिए आपको जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। मैंने आपको कल ही बताया था 3 से 4 क्वेश्चन हमने अभी तक तो कवर करा लिए। जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन का हमारा पहला सेशन था उसमें तो हमने इस प्लांट जनरेशन के फैक्टर्स जो रहते हैं उसके ऊपर तो हमने डिस्कस कर लिए। आज और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए ये जो फैक्टर्स है आपको अच्छे तरीके से और इसके यूनिट्स है और उसके टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। उसके लिए मैंने स्पेशली सेशन भी आपको कल बताया था, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 53। इन ऑर्डर टू मेक द कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग एन अल्टरनेटर, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। देखिए कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के लिए जो नंबर ऑफ जो देखिए होता क्या मेनली concentric winding is employed where the number of slots in the armature is equals to the number of poles in the machine, ठीक है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, द नंबर ऑफ स्लॉट इक्वल्स टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल्स करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। हमें कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग प्रोड्यूस करने के लिए ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर इज इकोनॉमिकली अवेलेबल फॉर। हाई वोल्टेज हम लोग कौन से ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं, तो हम लोग एसी करंट में, ठीक है। एसी ट्रांसमिशन में हम लोग हाई वोल्टेज एम्प्लॉयड करते हैं इकोनॉमिकल वायबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। Which of the following motor is operated either on a direct or single phase AC supply and produces approximately same speed and the output? सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर ही आपको जैसे आपने देख लिया सिंगल फेज AC सप्लाई और DC पे भी वो वर्क करती है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मिक्सीज में फूड ग्राइंडर्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग मशीन्स में वगैरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे पास चेंजेस किए जाते हैं DC सीरीज मोटर में, ठीक है, अगर उसको AC पे रन करना होगा तो, बट हम लोग उसको यूनिवर्सल मोटर इसीलिए कहते हैं कि जो DC पे और AC पे दोनों पे वर्क कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। एन अल्टरनेटर ओपन ऑन अ ओपन सर्किट जनरेटर जनरेट्स 360 वोल्ट एट अ 60 हर्ट्ज व्हेन अ फील्ड करंट इज 3.6 amperes. Neglecting the saturation, determine the open circuit EMF when the frequency is 40 hertz and the field current is 2.4 amperes. देखिए आपको पता ही होगा EMF का इक्वेशन क्या रहता है, EMF पर फेज का क्या होता है 4.44 मल्टीप्लाइड बाय KP टाइम्स ऑफ KD टाइम्स ऑफ phi F इंटू T वोल्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक नोटिस कर पा रहे हैं जो EMF है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है phi और F से, ठीक है। तो हमारा एक इक्वेशन ऐसा बन जाएगा E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल्स टू phi1 F1 अपॉन phi2 F2, ठीक है। अगर हमारा सैचुरेशन निगलेक्ट कर दिया इसमें, ठीक है, निगलेटिंग सैचुरेशन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, अगर हमने सैचुरेशन निगलेक्ट कर दिया तो phi ये जो रहेगा हमारा phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा F से, ठीक है, जो IF से प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो इसी केस में हमारे पास जो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा E1 बाय E2 विल बी इक्वल्स टू IF1 इंटू F1 मल्टीप्लाइड बाय IF2 मल्टीप्लाइड बाय F2। तो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते थे, E1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 360 वोल्ट, ओके।
IF1 को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 3.6 एम्पियर्स, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। F1 हो जाएगा 60 हर्ट्ज, इसमें से हमने F2 को F2 भी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे IF2 भी गिवन है, तो E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा ओपन सर्किट EMF का, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, E2 विल बी इक्वल्स टू E1 IF2, देखिए E1 इंटू IF2 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, IF2 इंटू F2 अपॉन IF1 मल्टीप्लाइड बाय F1, ठीक है, IF1 F1, ठीक है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, 360 मल्टीप्लाइड बाय 40 इंटू 2.4 अपॉन 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 160 वोल्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। एन AC करंट इज एक्सप्रेस्ड एज I इज इक्वल्स टू 50 sin 100t, व्हाट इज अ हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ दैट करंट। हाफ साइकिल वैल्यू ऑफ दैट करंट हमें पूछा गया, ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 100/π, ठीक है। ऑप्शन देखिए, और अगर यहाँ पे हाफ साइकिल बोला है, अगर फुल साइकिल के लिए बोला गया था तो वहाँ पे 0 आया रहता, ठीक है। दैट मीन्स जो एवरेज करंट रहता है ओवर द हाफ साइकिल इज 100/π, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। ये हो जाएगा हमारा 2I/π, ठीक है। एवरेज करंट ऑफ ओवर हाफ साइकिल हम लोग कैसे निकालेंगे, I एवरेज विल बी इक्वल्स टू 2I/π, ठीक है। 2I का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग 50, 2 इंटू I, 2 इंटू 50 यहाँ पे 100 हो जाएंगे, 100/π इसका करेक्ट आंसर है। 0 के लिए अगर फुल साइकिल के लिए बात की रहती तो हमारे पास 0 आंसर आ जाता था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। अ कंज्यूमर हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 200 किलोवाट एट अ 40% लोड फैक्टर। द टैरिफ है हमारे पास 200 पर किलोवाट ऑफ अ मैक्सिमम डिमांड प्लस 10 पैसे पर किलोवाट आवर। तो हमारे पास एनुअल चार्जेस कितना लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, हमारे पास मैक्सिमम डिमांड कितनी है, ठीक है, 200 किलोवाट की, 40% इसका लोड फैक्टर है, ठीक है। टैरिफ है 200 रुपीज़ पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड प्लस हमारे पास 10 पैसे पर किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग हमें देने पड़ रहे। तो हमारे पास टैरिफ रेट इसका दोनों का एडिशन हो जाएगा, जिसमें दोनों 200 रुपीज़ पर किलोवाट प्लस 10 पैसे पर किलोवाट आवर का भी हमें देना पड़ेगा। तो एनर्जी कंजम्पशन रहेगा पर एनम, वो कितना होगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पर एनम कितना होगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 8760, ठीक है, टोटल आवर्स इन ईयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 700.80 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोवाट आवर में ये आ जाएगी। ये होगी हमारी एनर्जी कंजम्पशन पर एनम, जिसको हम लोग मेजर करेंगे किलोवाट आवर में, ठीक है। तो एनुअल फिक्स चार्जेस हमने 0.4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया लोड फैक्टर से, ध्यान में रखिएगा, ओके। इसका क्यों करते हैं हम लोग, लोड फैक्टर हमारा क्या होता है, लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन हमारा कितना मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, इसीलिए, ओके। ये आ गया हमारा एवरेज लोड, यहाँ पे 200 मैक्सिमम डिमांड से हमने यहाँ पे लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, ओके। जो कि हम लोग इस तरीके से निकाल पाएंगे, जो कि टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगा दिया। तो अभी तो एनर्जी आ गई पर एनम की, तो एनुअल फिक्स चार्जेस कितना है, 200 रुपीज़ पर किलोवाट है, ठीक है। तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास देखिए फिक्स चार्जेस 200 रुपये पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड है, तो हमारा टोटल कितना रहेगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 ऑफ मैक्सिमम डिमांड की बात करें तो 40,000। ये तो अगर आगे हमारे पास वैल्यू एनुअल फिक्स है, ये तो फिक्स्ड है, इतना तो देना ही है। और 10 पैसे पर किलोवाट आवर का अगर हम लोग कैलकुलेशन निकालते तो 0.10 मल्टीप्लाइड बाय कर किलोवाट आवर का इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 780 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जिसका आ जाएगा 70,800 रुपीज़, ठीक है। ये आप दोनों का एडिशन कर दो, 40,000 प्लस 70,800 रुपीज़, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1,10,080 रुपीज़। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ओके। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या था, 200 रुपीज़ पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड का हमारे पास एक फिक्स चार्जेस था, प्लस उसमें हमें क्या देना पड़ रहा था, 10 पैसे पर किलोवाट आवर का चार्जेस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जो फॉर्मूलाज मैंने बताया था जनरेशन से रिलेटेड, वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड इन अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। देखिए ये मैंने क्वेश्चन इसके पहले भी कराया आपको, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए कितना वोल्टेज रेंज हम लोग यूज़ करते हैं, तो होता है हमारा
किलो वोल्ट से लेके 100 किलो वोल्ट तक। एक चार्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया है। इसके लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमारे पास 0 से लेके 80 किलोमीटर तक, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए 80 से लेके 200 किलोमीटर तक, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हमारे कैटेगराइज होती है अबाउट 200 किलोमीटर। उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 0 से 20 kV शॉर्ट के लिए, 10 से लेके हमारे पास 100 kV के लिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए रहता है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए अबाउ 100 kV। इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस भी यहाँ पे मैंशन है, आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। विथ रिस्पेक्ट टू द हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें पूछा गया है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, स्विच गियर एंड अदर टर्मिनल एपरेटस। नहीं, ऐसा नहीं होती है। हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज के लिए इसका एक ड्रॉबैक ही है कि हमारी जो ट्रांसफार्मर की कॉस्ट, स्विच गियर और जो अदर इक्विपमेंट है एपरेटस है, उसकी भी कॉस्ट हमारे बढ़ाती है। इसमें होता क्या है कि ये तो वॉल्यूम जो कंडक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है हमारी, वो तो कम करता है। अगर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हम लोग यूज़ करेंगे तो कंडक्टर का वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है, ये तो उसका एडवांटेज है ही। ट्रांसमिशन इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, परसेंटेज लाइन ड्रॉप भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। बट इसमें अगर हाई वोल्टेज अगर हमारा इन्वॉल्व है तो उस केस में हमारे पास हाई वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर भी लगेंगे, उसके लिए स्विच गियर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें लगेगा, और बाकी जो टर्मिनल इक्विपमेंट उस यहाँ पे लगेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम में, तो वो भी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। इन अ सिंगल फेज 250 by 3000 volt 50 hertz transformer, if a EMF per turn is a 8 volt and I low voltage current है 400 amperes, determine the low voltage and high voltage side turns and power rating of the transformer। ऐसा हमें पूछा गया। तो इसका एक रेशियो रहता है, K will be equals to E1 upon E2 equals to N1 upon N2 equals to यहाँ पे I2 upon I1। इस तरीके का यहाँ पे इक्वेशन रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग आपको ध्यान में रखना है, ये है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो हमारे पास ELV का वैल्यू गिवन है 250 वोल्ट्स। ठीक है, लो वोल्टेज साइड। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड कितना है हमारे पास 3000 वोल्ट्स है। ILV का वैल्यू कितना है हमारे पास 400 एम्पियर्स का वैल्यू गिवन है। ओके, EMF पर टर्न कितना है हमारे पास 8। ठीक है, EMF पर टर्न है हमारे पास 8, तो ELV कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू LLV मल्टीप्लाइड बाय EMF पर टर्न। ठीक है, दैट मीन्स NLV का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में? अगर हम लोग NLV का वैल्यू निकालते हैं, टर्न साइड नो लोड वोल्टेज, लोअर वोल्टेज, ठीक है, लोअर साइड ऑफ वोल्टेज, तो हो जाएगा ELV अपॉन EMF पर टर्न। ठीक है, तो सिमिलरली NHV का क्या हो जाएगा इसी तरीके से, जो टर्न से हाई वोल्टेज से, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा EHV अपॉन EMF पर टर्न। ठीक है, तो NLV का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 250 by 4, जो क्या आ जाएगा हमारे पास 32 अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम लोग 3000 से डिवाइड करते हैं इसमें हाई वोल्टेज साइड का EMF पर टर्न, इसको 8 से डिवाइड करते तो 375 यहाँ पे आ जाए हमारा। ठीक है, 375। ओके, और पावर रेटिंग कितना हो जाएगा हमारे पास, कोई भी इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ELV मल्टीप्लाइड बाय ILV से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 250 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 400, पावर रेटिंग आ जाएगा हमारा 100 kVA का। ये सारे वैल्यूज़ कौन से ऑप्शन में, ये हमारे ऑप्शन ए में गिवन है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट एट अ फुल लोड ऑफ 100 किलोवाट फॉर 10 मिनट। देख, इलेक्ट्रिक मोटर है हमारी 100 किलोवाट पे 10 मिनट के लिए ऑपरेट करती है, हाफ लोड पे नेक्स्ट 20 मिनट के लिए ऑपरेट कर रही है, और नो लोड पे लिए उसके बाद के जो नेक्स्ट 20 मिनट्स है इस साइकिल में ऑपरेट करती है कंटिन्यूसली। तो हमारे पास कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ अ सुटेबल मोटर हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए इसमें रहता क्या कि जो प्राइमरी लिमिटेशन रहती है हमारी ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, वो उसका क्या एक टर्म रहता है, उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर राइज। यही सबसे बड़ा हमारा एक फैक्टर रहता है कि टेम्परेचर राइज ही उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग रेटिंग कैलकुलेट करते हैं उसकी। ठीक है, उसके एवरेज टेम्परेचर राइज पे। ओके, और उसका साइज़ ऑफ मोटर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, देखिए जो एवरेज हीटिंग रहती है वो रहती है पर्टिकुलर लोड के लिए। ठीक है, इसलिए एवरेज जो हमारा हीटिंग रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है L1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस L2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T2 प्लस L3 स्क्वायर प्लस T3। ये पर्टिकुलर टाइम है, टी और प्लस ऐसा करके हम लोग
ln² प्लस Tn, ठीक है, और ये रेटिंग हमारी कंटिन्यूस रहती है, इसलिए हम लोग इसका साइज फाइंड आउट करते हैं। तो साइज ऑफ मोटर क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू √L1² T1 प्लस L2² T सो ऑन, ठीक है। उस तरीके से T1 प्लस T2 प्लस T3, ये फॉर्मूला ध्यान में रखने का, ये हम लोग इससे साइज ऑफ मोटर फाइंड आउट करते हैं। इसलिए हमारे पास में जो वैल्यूज़ गिवन है, L1 का वैल्यू है, मान लो यहाँ पे 100 किलोवाट है, हाफ का है, हाफ लोड है, ठीक है, तो जो हो जाएगा हमारे पास 50 किलोवाट का यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट नो लोड की, दैट मीन जीरो लोड के लिए, तो हमारा फॉर्मूला जो हमने अब इसके पहले निकाला था, जो L3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इससे हम लोग T3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो जो रेटिंग का फॉर्मूला हमने निकाला था उसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। 100 किलोवाट का स्क्वायर है, ठीक है, 100² इंटू 10 प्लस 50² इंटू 20, 10 इसलिए है कि 10 मिनट के लिए ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 20 मिनट के लिए ये हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। और टाइम कितना है हमारे पास, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 10 प्लस 20 प्लस 20। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो हमारा L3 भी जो है यहाँ पे L3² ये भी 0 है, लेकिन इसका तो टाइम हमें कंसिडर करना पड़ेगा ना, इसलिए हमने T3 से यहाँ पे डिवाइड कर लिया। अगर आपको इसको मिस आउट करते तो आपके वैल्यूज गलत आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी √3000 किलोवाट, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन यहाँ पे SSC ने प्रीवियसली पूछा गया था, इसी टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। An element consumes W energy in a joules for a time period of t seconds. What is the power of electrical energy given to the element? ठीक है, एक एलिमेंट है जो कंज्यूम कर रहा है W एनर्जी इन अ जूल्स फॉर अ टाइम पीरियड t सेकेंड्स। तो हमें पूछा गया व्हाट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन टू दैट एलिमेंट, ठीक है। तो हो जाएगा W/T, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। पावर क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा जितना वर्क डन है अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जूल पर सेकंड जिसको हम लोग कहते हैं, वैट को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल पर सेकंड, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज लेवल इज यूज्ड इन प्राइमरी ट्रांसमिशन। देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन में हम लोग कौन से वोल्टेज लेवल यूज़ करते हैं, काफ़ी बार मैंने आपको बताया था, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो वो हमारा रहता है 66, 132, 220 या फिर 400। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 132 kV। यहाँ पे मैंने चार्ट ऑलरेडी मेंशन करा दिया। इसमें प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में कौन सा वोल्टेज लेवल यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास 3 फेज 4 वायर सिस्टम भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। 400 वोल्ट ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस के जो वोल्टेज रेंजेस गिवन है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ना होगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम भी ऐसे पूछा गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंज्यूम्स 12 वाट इलेक्ट्रिकल पावर। अभी यहाँ पे एलिमेंट क्या है, इसमें करंट हमें प्रोड्यूस मिल रहा है, करंट की डायरेक्शन गिवन है और यहाँ पे वोल्टेज की डायरेक्शन गिवन है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप की। देखिए अगर वो एलिमेंट हमारा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, पावर कंज्यूम कर रहा है, ध्यान से समझते चलेगा, तो उसका प्लस V इंटू आई रहेगा। अगर वो डिलीवर कर रहा है P डिलीवर, तो माइनस V आई रहेगा, ठीक है। इससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में जो ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन वो गिवन है, ठीक है, जिसमें डिलीवर कर रहा है, ओके, ये बात ध्यान में रखने का। तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, जो भी हमारा इसमें पॉजिटिव, देखिए पहले केस में क्या होता है, करंट अगर हमारा एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल में करंट हमारा एंटर कर रहा है, ठीक है, और लीव कर रहा है हमारा निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल लीव कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमारा ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ये कंज्यूम कर रहा है, ओके। बट इस केस में क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है निगेटिव टर्मिनल में और लीव कर रहा है पॉजिटिव में, तो ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, तो ऑप्शन ए और डी जो है एलिमेंट ये कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे डिलीवर की बात आती थी तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता था। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ओके। जो ए और डी क्या कर रहे हैं, 4 इंटू 3 ये क्या कर रहे हैं 12, बाकी तो 12 वाट का सबका ही वैल्यू आ रहा है। देखिए 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12, ये 3 इंटू 4 12 सभी का आ रहा है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एंटर कर रहा है और ये हमें डिलीवर, ये हमें कंज्यूम कर रहा है। देखिए इस एलिमेंट में ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, ये मान लो एक रजिस्टर है, ये इसका प्लस है और यहाँ पे नेगेटिव है,
करंट का कुछ डायरेक्शन इस तरीके से जा रहा है, 3 एम्पियर इसमें से फ्लो हो रहा है, 4 वोल्ट यहाँ पे इस पर ड्रॉप है, तो इसका पावर कितना ड्रॉप हो रहा है, ठीक, कंज्यूम कितना हो रहा है, वो हो रहा है 12 वाट, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन रहता था पहले और यहाँ पे लिविंग जो है प्लस है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा डिलीवर कर रहा है और ये भी हमारा डिलीवर कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ अ सर्किट पैरामीटर गिवन द सर्किट। इस सर्किट का हमारे पास VTH और RTH का वैल्यू निकालना है। एनी लीनियर नेटवर्क में जिसमें सेवरल सोर्सेज रहते हैं, हम लोग उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास VTH रहता है और RTH का वैल्यू हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में अगर हम लोगों को RTH का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसका ये तो ओपन सर्किट है, इस एंड से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इसको हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, ओके। इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है, R का वैल्यू 0 है, तो हमारा सर्किट को इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 15 ओम्स, 10 ओम्स। आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे ये जो 10 और ये 10 ओम्स हमारे पैरेलल में, तो हम लोग इसका एक ही इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। इधर ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ओके। ये हो गया हमारा 10, यहाँ पे 5 ओम्स का आ जाएगा, क्योंकि ये 10 और ये 10 पैरेलल 10 हमारा कितना आ जाएगा, 5 ओम्स, ठीक है, ओके। तो ये जो हमारा 5 ओम्स का रेजिस्टेंस आया, ये सीरीज में आ जाएगा इस 15 ओम्स के रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये आ गया हमारा 15 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे, और ये आ गया हमारा 5 ओम्स का रेजिस्टेंस। 5 + 15 विल बी इक्वल्स टू 20 ओम्स। तो ये जो RTH का वैल्यू आता है इस A और B के एक्रॉस में, ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो आता है हमारा 20 ओम्स। तो हमारे पास दो ऑप्शंस में गिवन है, तीनों भी ऑप्शंस में गिवन है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको VTH हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्जैक्टली। तो VTH फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसी इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, ठीक है। वोल्टेज कितना, VDC कितना है हमारे पास, 100 वोल्ट है। वोल्टेज डिवीजन रूल से हम लोग निकाल पाएंगे 100 वोल्ट अपॉन जिसमें से निकालना है उसका अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो 15 ओम्स का रेजिस्टेंस ये इनएक्टिव रहेगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि हम इस एंड से हम लोग निकाल, ठीक है। ये कोई भी सर्किट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो ये यहाँ पे इनएक्टिव हम लोग कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है। तो 10/10 + 10 वोल्टेज डिवीजन रूल हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 50 वोल्ट्स। तो ऑप्शन सी इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। थेवेनिन इक्विवेलेंट हमें निकालना था, जिसमें से हमने RTH का वैल्यू निकाल लिया 20 ओम्स का, और VTH जो है 50 ओम्स का आ गया। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से फाइनली हम लोग बनाते हैं, ठीक है। 50 वोल्ट से हो गया, और ये RTH का वैल्यू जो आया था हमारा 20 ओम्स, ठीक है। ये हो गया A और ये टर्मिनल B, ठीक है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। द करंट इन अ स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर इज, ठीक है। जो करंट रहता है हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर में, उसका करेक्ट आंसर क्या है, वो हमारा रहता है लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज ऑफ द मेन वाइंडिंग। ध्यान में रखिए, वो लीडिंग रहता है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज ऑफ द मेन वाइंडिंग। स्टार्टिंग के बोल रहे हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट जो रहता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में, तो वो रहता है लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज ऑफ मेन वाइंडिंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। इसका आंसर ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया। During the forward bias condition in a diode, the ratio of power dissipated into the forward DC current is known as, उसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। जो भी फॉरवर्ड ड्रॉप होता है उसी को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ठीक है, डायोड के, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इज, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, तो हमारा थर्मल इफेक्ट पे वो ऑपरेट करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में रहता क्या, जो हमारा लेंथ ऑफ वायर रहती उसके जो टेम्परेचर दो एंड पे चेंज होता है, उसी के कारण उस इफेक्ट को जो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, उसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज़ करते हैं थर्मल इफेक्ट को हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज, देखिए एक क्वांटिटी जो हमारी उसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं विथ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, देखिए मान लो यहाँ पे VM है और VM नेगेटिव VM पॉजिटिव VM, तो ये क्वांटिटी चेंज कर रही है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये एक्स एक्सिस पे आ गया हमारा टाइम, तो ये हमारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। द क्रेस्ट, यहाँ पे क्या बोला गया, द क्रेस्ट स्पीड इन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज व्हाट,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ अ 36 स्लॉट 4 पोल सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग मशीन इज गिवन एज। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, केडी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। केडी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, क्या होता है आपको पता है, साइन एन एम बीटा बाय 2। nth हार्मोनिक्स के लिए हार्मोनिक का फैक्टर हमने कंसिडर कर लिया, आप नहीं भी कर सकते हो, एम साइन एन टाइम्स बीटा बाय 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब m क्या है, ये m जो है हमारे स्लॉट पर पोल पर फेज इसका आंसर है, ठीक है। और b जो है, बीटा जो है, ये हमारा स्लॉट एंगल, इसको हम लोग स्लॉट एंगल है। 3 फेजेस है हमारे पास में, ठीक है, 36 स्लॉट्स है, 4 पोल 3 फेज वाइंडिंग है हमारे पास में, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या आएगा, स्लॉट्स पर पोल पर फेज 36 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी इक्वल्स टू 3। बीटा का वैल्यू क्या आएगा, 180 डिग्री अपॉन स्लॉट्स पर पोल कितने हैं हमारे पास, 36 बाय 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू आता है 20 डिग्री। ये सारे वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका जो केडी का एक फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा साइन ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 2 अपॉन 3 साइन 20 बाय 2। तो यहाँ से 10 साइन 30 बाय 3 साइन 10, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। द करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ स्प्लिट फेज इंडक्शन सिंगल फेज मोटर इज आउट। करंट जो रहता है हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में, वो क्या रहता है, वो रहता है हमारा लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द करंट इन द मेन वाइंडिंग। ओके, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी एक हमने यहाँ पे एसएससी ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमेबिलिटी μ0, रिलेटिव परमेबिलिटी μr और ससेप्टेबिलिटी k। तो वो रहता है हमारा म्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस k, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान में रखिएगा, ये क्या रहता है हमारा μ0 का वैल्यू कितना रहता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻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 ⁻
रहती है। हम लोग म्यू को इस तरीके से भी लिखते हैं, म्यू 0 मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 75। अ मोटर जनरेटर सेट यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ अ 3 फेज। एक मोटर जनरेटर सेट है हमारे पास में, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करें प्रोवाइड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई, जिसमें हमारे पास है 3 फेज 10 पोल की सिंक्रोनस मोटर है। 3 फेज 10 पोल की सिंक्रोनस मोटर है यहाँ पे, और 24 पोल्स 3 फेज का सिंक्रोनस जनरेटर है। मोटर जनरेटर सेट है हमारा, फेड किया गया है 25 हर्ट्ज 3 फेज एसी सप्लाई से। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकाल लिया जनरेटेड वोल्टेज ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी काफ़ी सिंपल है, स्पीड तो इक्वल हो जाएगी क्योंकि वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो मोटर जनरेटर सेट है, तो इसका क्या हो जाएगा 120 FM। मोटर की बात करते हैं 120 F बाई, आपको पता है N विल बी क्या होता है 120 F बाई P, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं 120 FM बाई PM मोटर का जो पोल्स है। ठीक है, सिमिलरली 120 FG फ्रीक्वेंसी है जनरेटर की अपॉन PG, ये 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, PG मल्टीप्लाइड बाय FM इक्वल्स टू FG मल्टीप्लाइड बाय PM। अब हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल है। देखिए हमारे पास कौन से वैल्यूज़ गिवन है, FM का वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास 25 हर्ट्स। ठीक है, FG तो हमें फाइंड आउट करना होगा, PM का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 10 है। ठीक है, और PG का वैल्यू गिवन है हमारे पास, जो पोल्स ऑफ जनरेटर है ये हमारे 24। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 25 विल बी इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 10 2 ज़ा 5, 10 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो 5 इंटू 24 120 डिवाइडेड बाई ये 260 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के आपको अप्रोच यहाँ पे लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। फ्लक्स डेंसिटी इज क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ, देखिए ध्यान में रखिएगा, फ्लक्स डेंसिटी हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो हम लोग मेजर करते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग मेजर करते हैं टेस्ला में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक चार्ट है, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करा दिया। बी जिसका हमारा एक सिंबल है। देखिए अगर आपको CGS यूनिट पूछा गया, एक गॉस मतलब CGS यूनिट में उसको हम लोग मेजर करते हैं गॉस में। ठीक है, जो बी का यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है, जो फ्लक्स डेंसिटी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसको हम लोग गॉस में मेजर करते हैं, और एक गॉस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन डी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने जो चार्ट आपके लिए प्रेजेंट किया वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। जिससे यहाँ पे सारे जो यूनिट्स है और उसकी क्वांटिटी कौन सी है ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया, हमेशा एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछी जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है? टेस्ला में हम लोग मेजर करते हैं, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसका सिंबल है बी। और इसको हम लोग 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू कितना होता है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 10⁻1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीजीएस यूनिट है इसका। दैट मीन्स 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 77। डैश इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट और डिवाइस दैट इम्पेड्स द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस ऐसी प्रॉपर्टी रहती है जो हमारी करंट को इम्पेड करती है, जिसमें से फ्लो नहीं होने देती है। ठीक है, ये मान लो हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। यही हमारी प्रॉपर्टी करंट को इम्पेड करती है, करंट को रोकती है फ्लो होने से। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। इन अ डीसी मशीन द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल कैन बी डिफाइंड एज। डीसी मशीन में जो डिस्टेंस रहता है दो पोल के बीच में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल पिच कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अ पोल पिच इन द इलेक्ट्रिकल मशीन इज इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रिफर्ड फॉर ऑटोमेटिक ड्राइव। ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए हम लोग कौन सी मोटर प्रिफर करते हैं? तो हम लोग वॉट लीवर नॉट कंट्रोल डीसी मोटर हम लोग ऑटोमेटिक ड्राइव्स के लिए प्रिफर करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिपल्शन टाइप मोटर। रिपल्शन टाइप मोटर में से इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वह है हमारा रोटर सिमिलर टू द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ये स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर्मेचर ऑफ द रोटर इज सिमिलर टू द डीसी मोटर। ठीक है, आर्मेचर विद अ ड्रम टाइप वाइंडिंग कनेक्टेड टू द कम्यूटर, ये इसका फीचर रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। द एवरेज ईएमएफ पर कंडक्टर इन एन अल्टरनेटर इज व्हाट। एक एवरेज ईएमएफ कितना रहता है पर कंडक्टर इन अ अल्टरनेटर? तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2f5 वोल्ट्स। ठीक है, एवरेज ईएमएफ, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इसका पर कंडक्टर की बात करते हैं तो 2f इंटू 5 वोल्ट्स, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग इक्वेशन से भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन डायोड नेटवर्क सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से यहाँ पे जो डायोड नेटवर्क है यहाँ पे, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब अगर आप नोटिस करते होंगे यहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई है। ठीक है, तो इस केस में इस 5 वोल्ट का एनोड, डायोड 1 का एनोड ये है और ये कैथोड है। ठीक है, इसी तरीके से ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, ये फ्लो अगर ऐसा फ्लो होगा करंट, ठीक है, दैट मीन्स जो डायोड 1 और डायोड 3 हमारे फॉरवर्ड बायस रहेंगे। ठीक है, और 2 और 4 जो है ये हमारे ऑफ रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी सिंपल है, देखिए हमने यहाँ पे अगर एक सोर्स लगा दिया, ठीक है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका एनोड है और ये कैथोड है। दैट मीन्स ये डायोड कौन सा है? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। तो यहाँ पे D1, ठीक है, हम लोग मार्क कर देते हैं, D1 और D3 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहे, क्योंकि बैटरी की पोलैरिटी कुछ इस तरीके से और करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होकर अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन सी। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। ग्राउंड वायर इज यूज टू। ग्राउंड वायर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टू कनेक्ट अ सर्किट कंडक्टर टू द अदर डिवाइस ऑन अ अर्थ प्लेट। ऑप्शन सी, और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्राउंड वायर किस लिए यूज करते हैं? टू कनेक्ट अ सर्किट कंडक्टर और अ अदर डिवाइस ऑन एन अर्थ प्लेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेनेवर क्लोज्ड कंड्यूट्स आर यूज्ड इन अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जब हम लोग क्लोज कंड्यूट यूज़ करते हैं तो एबनॉर्मल प्रेशर को लिमिट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम लोग सर्ज टैंक को यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सर्ज टैंक रहती है ये रेगुलेट करते हैं इस पानी का फ्लो इस पेन स्टॉक में से। ये जो पाइप जा रहा है इसी को हम लोग कहते हैं पेन स्टॉक। ठीक है, ये जो रिजर्वायर से पानी जाता है, एबनॉर्मल प्रेशर जो आता है इस पेन स्टॉक में, उसको ये सर्ज टैंक को मैनेज करने का काम करते हैं, कॉम्पेंसेट करने का काम करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अ 50 हर्ट्ज साइनोसाइडल वोल्टेज फॉर अ पीक वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। देखिए सिंपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हम लोग V को कैसे लिखते हैं? VM साइन ऑफ ओमेगा
टी। ओमेगा क्या हो गया हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। वी एम क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, ये हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा मैक्सिमम वोल्टेज। तो ये बात ध्यान में रखने का, ओमेगा को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, 2πf, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ओके 50 हर्ट्ज है तो हम लोग 50 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 × 50 मल्टीप्लाइड बाय पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 पाई यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है, यहाँ पे 100 पाई हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और वी एम कितना है हमारा, पीक वैल्यू यहाँ पे गिवन है 100 वोल्ट, तो 100 साइन ऑफ 100 पाई टी वोल्ट्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 100 साइन 100 हो गया हमारा पीक वैल्यू, साइन ऑफ 100 पाई टी वोल्ट्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच डायरेक्टली इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द टाइम व्हेन इट इज बीइंग मेजर्ड आर कॉल्ड एज, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था, ठीक है। एक जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द टाइम व्हेन इट इज बीइंग मेजर्ड इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है अल्टीमेटली, देखिए अब आपने देखा होगा एमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर वोल्ट मीटर की बात करते हैं या फिर हम लोग वैट मीटर की बात करते हैं, अगर हम लोग इसको डायरेक्टली उस एलिमेंट को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो हम लोगों को वोल्ट मीटर से वोल्टेज, एमीटर से करंट, वैटेज हम लोग पता कर सकते हैं, डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आप इंटीग्रेटिंग काफ़ी बार पूछा जाता है और उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो एनर्जी मीटर रहता है हमारा, ये कौन सा मीटर है, तो ये एनर्जी मीटर जो हमारा ये आता है हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास में स्ट्रिप चार्ट, रिकॉर्डर वगैरह भी आते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कंसिडर द कॉइल रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ n rpm in the field of p poles as the coil moves past successive north to the south pole, one complete cycle is generated, what is the frequency of generated voltage। सिंपल पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड वोल्टेज कितना रहेगा, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है हमारे पास, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड वोल्टेज, बट यहाँ पे क्या बोला गया, इट मूव्स पास्ट सक्सेसिव नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसलिए हम लोग कैसे लिखेंगे, n/60 विल बी व्हाट, f/p/2 RPS सेकंड्स में हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग करेंगे कन्वर्ट, तो सेकंड्स के बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे RPM, तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला ये लगाते हैं 120 f/p, एक ही फॉर्मूला से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन रहे हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, Pn/120, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द EMF जनरेटेड पर पाथ इन अ सिंप्लेक्स वेव वाउंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। सिंप्लेक्स वेव वाउंड जनरेटर का EMF जनरेटेड पर पाथ ये कितना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए होता क्या, इस केस में जो EMF जनरेट होता है पर पाथ इन सिंप्लेक्स वेव DC जनरेटर पे, उस केस में ए का जो वैल्यू रहता है वो रहता है हमारा 2। ए क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ए हो गया हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो इसमें हम लोग ये जो हमारा EG रहता है जिसको हम लिख सकते हैं 5PZN/60A, तो इसमें 2 का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5PZN/120, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके तो ये बात आपको ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। ए विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, P मल्टीप्लाइड बाय M, तो P क्या हो गया हमारा, P हो गया हमारे पोल्स, ठीक है, और यहाँ पे M का जो होता है ये मल्टीप्लेक्सिटी जिसको हम लोग कहते हैं, सिंप्लेक्स है या डुप्लेक्स है, तो वेव वाइंडिंग में मल्टीप्लेक्सिटी हमेशा 2 रहती है, ठीक है। ए जो रहता है हमारा वो हमेशा 2 रहता है, ध्यान में रखिएगा। तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में A इक्वल्स टू P रहता है, ठीक है। डुप्लेक्स में क्या रहता है, A इज इक्वल्स टू ट्वाइस पे रहता है। ये कुछ टर्म्स है आपको ध्यान में रखना होगा, डुप्लेक्स पूछा तो ट्वाइस भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन कुड बी कंप्यूटेड बाय द गिवन नेटवर्क, इस नेटवर्क से हम लोग कौन से लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। सिंपल है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका लॉजिक 1 है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हाई है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। और लॉजिक 0 है हमारा तो वो हमारा लो हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे लॉजिक नेगेटिव, ठीक है।
तो इसी केस से अगर यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, दैट मीन्स 1 हम लोग देते हैं, ठीक है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इस केस में हमारे पास सी पे आउटपुट आएगा, ठीक है। और ये अगर हमारा 0 है तो दोनों भी अगर 0 है, सबसे पहले तो हम लोग 0 से कंडीशन बता देता, 0 0 से, तो दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। ये इसका एनोड है, ये भी इसका एनोड है, तो ये हमारे रिवर्स बायस हो जाएगा, हमें सी पे आउटपुट नहीं मिलेगा। 0 0 के लिए आउटपुट क्या आ रहा है हमारा 0, 0 0 के लिए आउटपुट क्या आ रहा है हमारा 0, ठीक है। अगर ये 1 है दैट मीन्स ये 1 है और ये 0 है, तो इस केस में जो डायोड कंडक्ट हो रहा है ये फॉरवर्ड बायस में, तो आउटपुट हमें मिल रहा है 0 1 के कंडीशन में आउटपुट मिल रहा है। उसी केस में ये रिवर्स भी हम लोग करते हैं तो यहाँ पे भी आउटपुट हमें मिलेगा 1 0 के कंडीशन में भी 1, दोनों भी ऑन है तो भी हमें आउटपुट यहाँ पे सी में मिलता है, 1 1 भी है तो ये 1। तो ये जो है हमारा, ये बेसिकली हमारा और गेट का लॉजिक, ठीक है, और गेट का लॉजिक है, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, कोई भी अगर हमारा एक 1 रहता है या फिर मान लो ये बोथ इनपुट है ए एंड बी और ये इसका आउटपुट है वाई, ये हमारा और गेट का लॉजिक ट्रूथ टेबल है, ठीक है। इसी के तरह ध्यान में रखिए, हमारा और गेट का जो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या रहता है, जिसमें सी है यहाँ पे, तो सी क्या आ जाएगा ए और बी, ये हम लोग प्लस किसके लिए यूज़ करते हैं, और ए डॉट बी रहा तो हम लोग के किसके लिए यूज़ करते हैं, एंड के लिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आर इन द गिवन सर्किट इफ द वोल्टेज एट द नोड बी इज वी बी इक्वल्स टू 5 वोल्ट्स। वी बी पे अगर हमारा 5 वोल्ट्स है तो हमें रेजिस्टेंस आर का वैल्यू फाइंड आउट करना हो गया यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। तो सारे वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। I1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये 4 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में I4 का भी वैल्यू कौन सा है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो करंट नोटेशन भी मैं नोट करके देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा I1, ओके, ये हो गया I2, ये हो गया I3 इसमें से जाने वाला, ओके, ये हो गया हमारा I4, ये हो गया हमारा I5, ठीक है। और ये VB का जो वोल्टेज था, ठीक है, 5 वोल्ट, ये VB यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारा 5 वोल्ट, और ये हमारा V है। इस केस में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो I का वैल्यू है 4 एम्पियर्स, ठीक है, I4 का वैल्यू है 4 एम्पियर्स, ओके, VB का वैल्यू है हमारे पास 5 वोल्ट्स, ठीक है, R1 का वैल्यू है हमारे पास में 10 वोल्ट्स, 5 वोल्ट, इसको हम लोग R1 कंसिडर कर लेते हैं, 5 ओम्स, R2 को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे 10 ओम्स का, ठीक है। तो KCL अगर हम लोग इस नोड A पे लगाते हैं तो क्या इक्वेशन आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। I1 विल बी 4 प्लस VA बाय, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2, ठीक है, R2 प्लस I3 कितना हो जाएगा, VA माइनस, देखिए इस I3 में क्या होगा हमारा VA माइनस VB अपॉन हमारे पास क्या जाएगा R1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। 4 प्लस VA बाय 10 प्लस VA माइनस 5 बाय R1 जो कि है हमारा 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो VA का जो वैल्यू मिलता है हमारे पास -10 वोल्ट्स। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा इस इक्वेशन को। तो अगर हम लोग KCL इस नोड पे लगाते हैं, नोड B पे, तो कुछ इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा I3 प्लस I4 इक्वल्स टू I5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, I4 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, VA माइनस VB I3 R1 प्लस 4 इक्वल्स टू VB बाय R, ठीक है। तो इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, -10 VA का अभी हमने वैल्यू निकाला, VB का वैल्यू है -5, ठीक है, अपॉन 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 बाय R। तो इस केस में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको R का वैल्यू मिलता है 5 ओम्स, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इतना भी नहीं किया आपने, इसको अगर आपने क्रॉस वेरीफाई करके इसको सॉल्व करके देख लिया, कभी कभार आपको नई क्वेश्चन आते हैं तो उसको यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा 1 बाय 1, आपको इजीली इसको आंसर आप मार्कअप कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, डिटरमाइन द लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ द गिवन सर्किट। यहाँ पे सारे एंड गेट्स है गिवन, आपको पता होगा ये जो सिम्बॉल है हमारा, ये है हमारा एंड गेट का, ठीक है, कुछ इस तरीके से डी टाइप का आता है ये, ठीक है, ये हमारा एंड गेट का। तो आपको मैंने काफ़ी देर पहले बताया था, तो ये सारे एंडेड है एक दूसरे के साथ में, तो एक्स का जो आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा सारे जो इनपुट्स है इसका एंडिंग आएगा, ठीक है। इट विल बिकॉज टू ए एंडेड बी एंडेड सी एंडेड डी, ठीक है।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये है हमारा और के लिए और ये है हमारा एंड के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर रहा तो प्लस करना, एंड एट रहा तो मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। अ डीजल पावर स्टेशन हैज़ ए फ्यूल कंजम्पशन ऑफ 0.215 किलोग्राम पर किलोवाट आवर। कैलोरीफिक वैल्यू है हमारी फ्यूल की 10,000 किलो कैलोरी पर केजी। तो यहाँ पे ओवरऑल इफिशियंसी पूछी गई है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ओवरऑल इफिशियंसी हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू 100 अपॉन mf इंटू सी वी, कैलोरीफिक वैल्यू। mf क्या है हमारा, ये मास फ्लो रेट ऑफ अ फ्यूल है, ठीक है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं केजी पर जूल में। आप इसको एक बार क्रॉस चेक करिएगा। और ये कैलोरीफिक वैल्यू है जूल पर केजी में, ठीक है। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है 4.18 जूल, 4.18 जूल होता है। तो mf क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 0.215 kg पर किलोवाट आवर है, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 0.215, यहाँ पे हमने 251 लिख लिया, 215 अपॉन 3600 इंटू 10⁻3, ठीक है, kg पर जूल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ओके। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 10,000 किलो कैलोरी पर केजी, ये हो जाएगा हमारा 4.18। इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हो 4.18 इंटू 10⁻7 जूल पर केजी। इसमें हम लोग ये सारे फॉर्मूलाज में, ये जो फॉर्मूलाज हैं इसमें सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो वो आ जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 3600 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 अपॉन 0.215 मल्टीप्लाइड बाय 4.18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली ये 40% के करीब आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान में रखिएगा अभी हमारे पास में कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है, तो इस तरीके से जो कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस रहते हैं आपको पहचानते आना चाहिए। अगर आप उसको फॉर अ टाइम इंस्टेंट अगर आप स्किप करना चाहते हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड हो रहा होगा तो, ठीक है। क्योंकि इससे आपका जो टाइम है वो बचा के आपके जो बाकी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके दिखा। अगर आप एक्यूरेट हो, अगर आपको एग्जैक्ट इसका आंसर्स आते हैं तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी इसको अटेम्प्ट करके आप नेगेटिव करके मत आना, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इस टाइप का, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। द वोल्टेज एंड द करंट इन ए वेरियस ब्रांच इन द लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है जनरेटेड ईएमएफ। तो इसके लिए जो जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला रहता है वो रहता है Eg इक्वल्स टू VT प्लस IA मल्टीप्लाइड बाय IRA प्लस RSH, ठीक है। ये हो गया हमारा RSF, यहाँ पे नॉट SH, ये हो गया SF है, ठीक है। तो और IA का वैल्यू क्या होता है, ये जो I है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये तो जनरेटर है, तो ये ISH यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग इसको। देखिए यहाँ से जो अगर करंट फीड हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो, ठीक है, इस पॉइंट से, तो IA विल बी इक्वल्स टू मेन लोड करंट अपॉन ISH। ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने होंगे। और ISH अगर हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा V अपॉन RSHF फील्ड की अगर हम लोग बात करते तो सारे वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। यहाँ पे मैं कॉर्नर में लिख देता हूँ। ISH का वैल्यू है हमारे पास 2 एम्पियर का है, देखिए ISH का वैल्यू है 2 एम्पियर्स का। या फिर अगर आपने नहीं भी लिख लिया तो मैं यहाँ पे अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने यहाँ पे देख लिया करके, ठीक है। ये सारे वैल्यूज़ ध्यान में रखिएगा, कौन से वैल्यूज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, हाईलाइट करके दे। हमारे पास ISH का वैल्यू है 2 एम्पियर्स का, ठीक है। I का वैल्यू है हमारे पास में 50 एम्पियर्स का, ओके। जो RSF का वैल्यू है यहाँ पे 0.03 ओम्स है, और RA का जो वैल्यू है 0.05 ओम्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और RSHF का जो है 250 ओम्स यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है। तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, I विल बी इन दोनों का एडिशन, ISH 2 एम्पियर्स प्लस 50 एम्पियर्स कितना हो जाएगा हमारे पास 52 एम्पियर्स, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में तो यहाँ पे जो Eg का वैल्यू आने वाला है हमारे पास, ठीक है। Eg का यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, VT का भी, I का भी वैल्यू है, RA का और RS
RSF का भी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 500 प्लस 52 जो आई का वैल्यू आया मल्टीप्लाइड बाय 0.05 ये आ रहा है प्लस 0.03। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो आता है आपका 504.16 वोल्ट। EG का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे हमने लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर की बात की। अगर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर रहता तो यहाँ पे ये यहीं से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट शंट। ठीक है, ये आप यहाँ पे भूल जाओ, लॉन्ग शंट है इसलिए यहाँ पे जो फील्ड कनेक्टेड है ये लॉन्ग शंट में यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। और शॉर्ट शंट के भी फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VA का वैल्यू हो जाता है उसमें VT प्लस I इंटू RSF, और अकॉर्डिंगली ISH का भी वैल्यू हमारा सेम ही रहता है, तो वो आता है हमारा VT अपॉन RSH F। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने एक दो बार कवर करा चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। अ 60 watt लाइट बल्ब has a current of 0.5 amperes flowing through it. Calculate the number of electrons passing through the cross section of the filament. अगर हमारे पास एक 60 वाट का लाइट बल्ब है जिसका करंट है 0.5 एम्पियर्स फ्लोइंग, उसमें से अगर फ्लो हो रहा होगा तो कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा Q इक्वल्स टू क्या होता है I मल्टीप्लाइड बाय T, जो कि हमारे पास 0.5 कूलम है। ठीक है, करंट का रेट कितना है 0.5। ओके, 0.5 कूलम्स है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे तो हैज़ अ करंट ऑफ 0.5 बोला गया है। ओके, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या रहता है I इज इक्वल्स टू Q बाय T। ठीक है, I इज इक्वल्स टू Q बाय T, तो Q क्या हो जाएगा हमारा 0.5 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है, वो रहता है हमारा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम्स का। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है, तो 0.5 कूलम के लिए जो रहेगा वो कितना रहेगा 0.5 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19, तो आ जाएगा हमारे पास 3.125 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। The next question is question number 95. LVDT produces RMS output voltage of 2.6 volt for a displacement of 0.4 micrometer. Calculate the sensitivity of LVDT. ठीक है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल इसको ट्रांसफार्मर भी हम लोग कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.4 माइक्रोमीटर का है, और हमारे पास RMS आउटपुट है 2.6 वोल्ट्स का। तो सेंसिटिविटी क्या आ जाएंगे 2.6 अपॉन 0.4। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वोल्ट पर माइक्रोमीटर में इसकी हमारी सेंसिटिविटी हम लोग जिसमें मेजर करते हैं। यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग काफ़ी बार आपको इसका आंसर इजीली आपको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हमारा, ये 96 से बेसिकली द रोटर ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट एन RPM। व्हाट इज द स्लिप विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स। फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स से रिलेटेड स्लिप क्या होती है, वो होती है NS माइनस N अपॉन NS। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जो स्टार्टिंग में N का जो वैल्यू रहता है रोटर स्पीड का वो 0 रहता है, और हमारी स्लिप रहती है 1। ठीक है, और सिंक्रोनस स्पीड पे हमारा ये फॉर्मूला रहता है NS माइनस N अपॉन NS। ठीक है, next question is question number 97. A 8 kilowatt 4 pole 220 volts 50 hertz reluctance motor has a torque angle of 30 degree when operating under at a rated conditions. Calculate the load torque. load torque हमें find out करना है यहाँ पे। ओके, तो torque हम लोग कैसे निकालते हैं, torque will be equals to power अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा हमने निकालना पड़ेगा हमें। ओमेगा क्या आ जाएगा हमारा ट्वाइस पाई इंटू एफ, तो ट्वाइस पाई मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है 50 हर्ट्ज़ के लिए यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, हम लोग इसको रेडियन पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, बट इसके लिए हमारे पास में ट्वाइस पाई एफ है। ठीक है, या फिर हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखिए ध्यान में रखिएगा, NS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120 F बाई पी, तो ओमेगा का क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस पाई NS बाय 60 हो जाएगा। ठीक है, रेडियन पर सेकंड्स पे। तो P हमारे पास में 4 पोल्स गिवन है। ठीक है, F भी हमारे पास 50 हर्ट्ज़ गिवन है, और पावर है 8 किलोवाट 8000 वैट्स हमारे पास गिवन है। तो ओमेगा सिंपली हम लोग फाइंड आउट करेंगे ट्वाइस पाई मल्टीप्लाइड बाय 1500 अपॉन 60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जो टॉर्क है। ठीक है, तो टॉर्क के लिए हम लोग इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करते अभी फिलहाल। ठीक है, ये हम लोग को कहा जाएगा 157
रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू आ गया। तो टॉर्क हम लोग को निकालने के लिए वो हो जाएगा पावर अपॉन ओमेगा। पावर कितना है हमारे पास 8000 अपॉन 157। इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो आपको अप्रोक्सीमेट 51 न्यूटन मीटर ये हमारा टॉर्क मिलता है। लोड टॉर्क की वैल्यू आ जाती है 51 न्यूटन मीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। हाउ टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम टॉर्क इन अ सिंगल फेज रिपल्शन टाइप मोटर। कितना मैक्सिमम टॉर्क हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंगल फेज रिपल्शन टाइप मोटर में, तो वो हो जाएगा हमारा द एंगल बिटवीन ब्रश एक्सिस एंड स्टेटर एक्सिस मस्ट बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ब्रश एक्सिस और स्टेटर फील्ड एक्सिस का जो एंगल होना चाहिए वो हमारा 45 डिग्री होना चाहिए इस केस में, तो ही जाके हम लोग मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। Dash set of positive and negative values of a alternating quantity is are known as a cycle। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट सेट्स ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज अ वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ फॉर सेशन। इससे हमारा कंप्लीट 100 टेक्निकल क्वेश्चंस के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज ओनली इन अ डीसी मेजरमेंट। डीसी मेजरमेंट में ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारा पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दैट मीन्स ए एंड डी आर यूज्ड इन डीसी मेजरमेंट्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस ऑफ और एसएससी जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो 10 दिसंबर का आपका पेपर था। इसका पार्ट 1 भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके देखिएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिंग को आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। जो हमारा प्रीवियस पार्ट है अगर आपको नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे या फिर इस स्क्रीन पे क्लिक करके इसको जाके देख सकते हैं। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।